हेलो ऑफिसर्स। आप सभी का स्वागत है ज्योग्राफी के लेक्चर सीरीज के पहले लेक्चर में, जिसमें हम लोग आज बात करने वाले हैं ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। देखो, मैंने ओरिएंटेशन में बात की थी कि ज्योग्राफी में क्या है, प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट्स में, कि लोगों को कॉन्सेप्ट टफ लगते हैं, लेकिन ये इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट्स में नहीं है, प्रॉब्लम आप में है, आपके अप्रोच में है, कि आप जिस तरह से पढ़ते हो, जिस तरह से कॉन्सेप्ट को देखते हो, उसके कारण कॉन्सेप्ट आपको टफ लगने लगता है। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम अर्थ की स्टोरी को, अर्थ का इवोल्यूशन कैसे हुआ है, इस स्टोरी को एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे। जैसे एक मूवी चलता है ना, पहले बचपन बताया जाता है, फिर जवानी बताई जाती है, फिर बुढ़ापा बताया जाता है, सेम वैसे ही आज का फोकस हमारे बेसिक पे है। जो थियरीज आज से पहले समझ नहीं आई थी, उन थियरीज को आज समझना है। देखो, जैसे आप हो, वैसे हमेशा से जो इंसान है ना, सोचने वाला इंसान रहा है, हमेशा से उसका दिमाग उसी तरह से काम करता रहा है। तो इसीलिए ना, कि आप देखोगे कि 18 सेंचुरी के टाइम पीरियड पे भी लोग ऐसे ही सोच रहे थे कि आखिर हम जहां पे रह रहे हैं वो बना कैसे, और हम आसमान में जब देखते हैं तो स्टार्स क्यों दिख, कुछ कुछ प्लेनेट तो हमें आंखों से भी दिख जाते हैं सुबह सुबह। अभी देखो, दिमाग में आया होगा ना कौन सा प्लेनेट दिखते हैं, एकदम ये दिमाग को इसी तरह से चलाना है। और आपका होमवर्क है वो प्लेनेट के बारे में सोचो और कमेंट सेक्शन में लिखो कि सुबह में कौन सा प्लेनेट दिखता है। ठीक है। अभी देखो, इसी तरह से कुछ क्यूरियस लोगों में से एक इंसान थे, इमैनुअल कांत। अभी देखो, ये इन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया था। ठीक है, एकदम अर्ली थियरीज में आता है ये। उससे भी पहले आए थे, बट हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं। ठीक है। अभी देखो, इन्होंने जो थेसिस दिया था वो था नेबुलर हाइपोथेसिस, जिसमें उन्होंने, ये आया था कब, ये आता है 1796 में। जिसमें ये क्या बात करते हैं, ये बात करते हैं कि प्लेनेट आखिर बना कैसे है। ठीक है। और इस प्लेनेट के बनने के पीछे की कहानी को सुझाने की कोशिश करते हैं। ये जो कहानी है, उस टाइम पे लोगों के बीच में कंफ्यूजन था, और इसी कंफ्यूजन को क्लियर करना चाहते थे। आप देखो, कौन सा टाइम की बात हो रही है, 18 सेंचुरी। यूरोप का इंसान है, वहां पे बोला जाता था चर्च का डोमिनेशन था, जो चर्च बोल रहा है वही। और उस टाइम पे ये बंदा ऐसा बोलता है कि जो प्लेनेट है ना, वो कैसे बना है, इसका आंसर करता है। ये बताता है कि प्लेनेट फॉर्म आउट ऑफ ए क्लाउड ऑफ मटेरियल एसोसिएटेड विथ यूथफुल सन विच वाज स्लोली रोटेटिंग। अभी देखो, अभी जो ये स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट आपको एकदम कंफ्यूज करेगा, आपको यह तो समझ ही नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा पता है? क्योंकि आप यहाँ पे ये जानते ही नहीं हो कि ये क्लाउड मटेरियल क्या है, यूथफुल सन क्या है। हम इन्हीं सबको समझने वाले हैं, इस क्लास के एंड तक आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है। देखो, इन्होंने नेबुला हाइपोथेसिस के थ्रू ये बताया कि प्लेनेट बना कैसे, जिसमें ये बात करते हैं कि प्लेनेट एक क्लाउड मटेरियल से बना है, जो कहा था जब सन बन रहा था, अपने यूथ के स्टेज में था। ठीक है, उस समय इसके अराउंड एक डिस्क शेप था, जिसमें कि मटेरियल्स रोटेट करते थे। ठीक है। लेकिन देखो, उस टाइम पे ये समझा नहीं पाए। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं समझा पाए। लेकिन उसके बाद 1950s के टाइम पे कुछ और भी लोग आते हैं इसी तरह से सोचने वाले, जिसमें से एक रशिया का इंसान होता है, ऑटो स्कमिट एंड कार्ल वजाइगर। ठीक है। ये कौन होते हैं? ये होते हैं जर्मनी के। ये दोनों इंसान क्या बोलते हैं, जो इमैनुअल कांत ने नेबुलर हाइपोथेसिस दिया था, इसी थीसिस को डिटेल में समझाने की कोशिश करते हैं। ये बताना चाहते हैं, और ये सोचते भी हैं। ये क्या कंसिडर करते हैं? दे कंसिडर दैट द सन वाज सराउंडेड बाय सोलर नेबुला। ठीक है। ये कह रहे हैं कि सन के चारों तरफ एक सोलर नेबुला था, और ये नेबुला में क्या था, कंटेन मोस्टली हाइड्रोजन एंड हीलियम अलोंग विथ डस्ट। कुछ डस्ट पार्टिकल, हाइड्रोजन, हीलियम, इस तरह के चीज थी उस नेबुला। ठीक है। और फ्रिक्शन और कोलिजन की वजह से ये जो पार्टिकल है ना, आपस में जब फ्रिक्शन करते हैं, आपस में कोलाइड होते हैं, क्योंकि वो घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, तो क्या होता है, इसके कारण एक फॉर्मेशन होता है डिस्क का। अभी देखो, डिस्क, सैटर्न देखा है आज के टाइम पे, शनि ग्रह को देखा है ना, वो क्या हो, उसके चारों तरफ देखना एक डिस्क फॉर्मेशन बना हुआ है। ठीक है, बस हम लोग इसी तरह के डिस्क के बारे में बात कर रहे हैं, और ये बात कर रहे हैं ये सन के अराउंड बना हुआ था। ठीक है। और इसी, ये जो डिस्क है ये किसका बना हुआ था, ये क्लाउड का बना हुआ था, जिसमें क्या थे, डस्ट पार्टिकल, उसके साथ साथ हाइड्रोजन, हीलियम।
अब देखो इसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अभी भी ये बहुत चीजें समझा नहीं पा रहे हैं, और वो बता रहे हैं एंड उसी चीज से प्लेनेट बनता है। ठीक है, यहां तक अर्ली थियरीज था। अभी तक डेवलपमेंट ज्यादा नहीं हुआ है ना, तो ज्यादा ये समझा नहीं पा रहे। लेकिन उसके बाद क्या होता है ना, कि हम मॉडर्न थियरीज पे आएंगे, जहां पे बहुत सारी बातें की जाएंगी। अभी तक ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग प्लेनेट पे आ जा रहे हैं घूम फिर के, कि अर्थ कैसे बना। लेकिन अर्थ बनने से पहले भी बहुत बड़ी कहानी है, जिसे हमें समझना है। अभी तक ये लोग सिर्फ और सिर्फ प्लेनेट को बता रहे हैं कि प्लेनेट बना कैसे, प्लेनेट का इवोल्यूशन हुआ कैसे। अभी देखो, अब जो क्या हुआ ना, कि अभी तक प्लेनेट के बारे में सोचा जा रहा था, लेकिन यहां से अब लोगों की जो थिंकिंग है ना, वो शिफ्ट हो गई। कहाँ शिफ्ट हो गई, अब लोग प्लेनेट के बारे में नहीं सोच रहे हैं, अब ये सोचना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि तब तक ना यूनिवर्स, गैलेक्सीज, इन सब चीजों के बारे में बात होने लगी, कि अब जो मॉडर्न थियरीज आएगी, वो किसके बारे में बात करने लगी, वो बात करने लगी कि यूनिवर्स कैसे बना है। ठीक है, एंड यूनिवर्स से फिर गैलेक्सी कैसे बना है, गैलेक्सी से सन कैसे बना है, एंड सन के बाद फिर अर्थ कैसे बना है। अर्थ का पोजीशन देखो कहाँ शिफ्ट होगी, चौथे नंबर पे। पहले बात करेंगे यूनिवर्स के बारे में, ठीक है, फिर बात करेंगे गैलेक्सीज के बारे में, फिर बात करेंगे सन के बारे में, और फिर बात करेंगे अर्थ के बारे में। तो हम भी इसी प्रोसेस में चलने वाले हैं। तो अभी देखो, मॉडर्न थियरीज में एक बहुत इंपॉर्टेंट थियरी थी, ठीक है, और बहुत ज्यादा लोग इस थियरी को एक्सेप्ट भी करते हैं। और वो कौन सी थियरी, वो है बिग बैंग थियरी। ये जो बिग बैंग थियरी है ना, ये क्या बताता है, ये बताता है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में, कि आखिर यूनिवर्स बना कैसे। देखो, एक इंसान है जिनका नाम है एडविन बबल। 1920 में ये क्या करते हैं, एक थियरी देते हैं जिसका नाम होता है बिग बैंग थियरी। अभी देखो, इस थियरी को हम लोग एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी कहते हैं। अब बैंग थियरी बताता है कि एक पॉइंट है, ठीक है, जैसे कि यहाँ समझ लो ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से एक्सपेंशन होता है और फिर यूनिवर्स बनता है। अभी उसी चीज को मैं आप लोगों को एक एग्जांपल से, अभी क्या है, ये पॉइंट एक्सपेंड करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, अचानक से एक्सपेंशन होता है, और देखो ये एक्सपेंशन स्टार्ट हुआ ना, ये पॉइंट क्या है, एक छोटा सा पॉइंट था, एक्सपेंशन स्टार्ट हुआ, अब देखो ये कितना बड़ा पॉइंट बन गया। ठीक है, अब ये जो एक्सपेंशन है ना, ये एक्सपेंशन बहुत फास्ट एक्सपेंशन था, इसी को कहते हैं रैपिड एक्सपेंशन। ठीक है, अभी देखो ये जो रैपिड एक्सपेंशन हो रहा है, इसके कारण क्या हो रहा है, समझना। अब हम इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल में ले जा रहे हैं, बलून वाला, जो कि एकदम ऐसा एग्जांपल है कि ज्योग्राफी के वर्ल्ड में फेमस है, हर कोई इसी का एग्जांपल लेता है। देखो, ये क्या है ना, ये समझ लो एक पॉइंट है, हम बलून के ऊपर कुछ कुछ डॉट बना दिए। ये जो डॉट है, ओह सॉरी, ये जो डॉट है, ये डॉट्स क्या बता रहे हैं, गैलेक्सी के बारे में बता रहे हैं, ये सारे डॉट गैलेक्सी। ठीक है, और अभी एक पॉइंट में हमारा ये सिंगुलैरिटी है। ठीक है, ये जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखा ना, सिंगुलैरिटी का कॉन्सेप्ट, ये सिंगुलैरिटी का फेज है। ठीक है, ये सिंगुलैरिटी का पोजीशन है। यहां से क्या होता है, हम इस बलून में हवा भरते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, इस बलून में हवा भरते हैं, और ये बलून धीरे धीरे करके एक्सपेंड होता जाता है। तो जो आपको यहाँ पे गैलेक्सी एक दूसरे के पास में दिख रही थी, ये गैलेक्सी एक दूसरे से दूर हो जाती है। ठीक है, क्यों दूर होती है, क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पे कैसे एक्सपेंशन हो रहा है, जिसके कारण गैलेक्सी एक दूसरे से दूर होते जा रही है, डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। और अभी तक हम क्या देखे थे, बहुत ही ज्यादा छोटा पॉइंट है ये सिंगुलैरिटी, एक ऐसा पॉइंट है जो कि बहुत ही ज्यादा छोटा है, बहुत ही ज्यादा गर्म है, और बहुत ही ज्यादा डेंस है। लेकिन क्या हुआ, अब ये एक्सपेंड होने लगा, अब ये क्या होने लगा, अब ये बड़ा होने लगा। ठीक है, और बड़ा होने के साथ साथ क्या हुआ, यहाँ पे डिस्टेंस देखने मिल रहा है हमें, एक गैलेक्सी दूसरे गैलेक्सी से धीरे धीरे करके दूर जाने लगी। आप जब बलून फुलाओगे, ऐसे पॉइंट होते हैं, तो क्या देखोगे, गैलेक्सी अभी अभी भी वहीं के वहीं है। ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है, इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। ये एग्जांपल करके देख लेना अपने घर पे, तो आपको दिखेगा। ठीक है, अभी क्या हुआ, जब ये स्पेस बढ़ता गया, अभी समझना। ठीक है, तो हम जब बात करते हैं कि सिंगुलैरिटी के टाइम पे, मतलब उस पोजीशन, सिंगुलैरिटी पोजीशन पे हम क्या देखते हैं, कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा डेंस होता है। ठीक है, और बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। तो आखिर बिग बैंग में हम जब एक्सपेंशन के बारे में बात कर रहे हैं, कि यहाँ पे एक्सपेंड हो रहा है बहुत, हाँ एक चीज मैंने यहाँ पे क्लियर नहीं किया, एक्सप्लोजन और एक्सपेंशन। बहुत लोग ये बोलते हैं ना कि वहां पे एक धमाका हुआ था, ठीक है, बम की तरह फूटा था,
एंड उसके बाद ऐसी चीजें हो रही, ऐसा नहीं था। ठीक है, ये एक्सपेंड हुआ है, ये फूटा नहीं है, एक्सप्लोजन नहीं हुआ है। ठीक है, अभी देखो जब एक्सपेंशन होता है तो एक्सपेंशन होने के साथ साथ क्या क्या चीजें चेंज होते जा रही। पहले स्पेस नहीं था, ठीक है, अभी एक्सपेंशन हुआ, एक्सपेंशन होने से क्या हो गया, स्पेस बढ़ गया, स्पेस बढ़ा, देखो एक छोटा पॉइंट से एक इतना बड़ा बलून बन गया, सपोज बलून बना, तो इस बलून में हम क्या देख रहे हैं कि वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, अब इसमें हम स्पेस देख रहे हैं, जगह बढ़ गया। ठीक है, और एनर्जी क्या है, अभी भी उतनी ही है, सेम एनर्जी है। ठीक है, अभी यही एनर्जी उतने बड़े स्पेस में स्प्रेड होती गई। ठीक है, अभी समझना, हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हैं कि वाई टेम्परेचर डिक्रीज, टेम्परेचर आखिर क्यों डिक्रीज हो गया, समझ रहे हो। अभी देखो हम लोग यहाँ पे एक एक पॉइंट को समझ रहे हैं, टेम्परेचर डिक्रीज क्यों हुआ। बिग बैंग थ्योरी का बेसिक मीनिंग हम लोग क्या समझे कि जो यूनिवर्स है वो ओरिजिनेट होता है कहां से, एकदम छोटा, एक्सट्रीमली स्मॉल, एक्सट्रीमली हॉट एंड एक्सट्रीमली डेंस स्टेट से, और उस स्टेट को क्या कहते हैं, सिंगुलैरिटी। ठीक है, अब ये जो लाइन है ना इसको ध्यान में रखो, छोटा होने का मतलब क्या समझाए हम कि स्पेस ऑलमोस्ट जीरो थी, डिस्टेंस का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था। ठीक है, और डेंस का मतलब क्या देखे कि सारी चीजें एक जगह पे पैक्ड थी। ये जो सिंगुलैरिटी है यहाँ पे हम एक एक वर्ड को देख रहे हैं, स्मॉल हॉट एंड डेंस। डेंस का मतलब क्या था, सारी चीजें एक जगह पे पैक्ड थी, मैटर, एनर्जी, ये सब कुछ कॉम्प्रेस्ड फॉर्म में था। ठीक है, जिप फाइल देखो ना, जिप फाइल एक फाइल होता है, जब उसको खोलते हो बहुत सारे फाइल निकल के आते हैं, सेम वैसा ही। ठीक है, अभी देखो क्या है, इतना ज्यादा हॉट था, टेम्परेचर इतना ज्यादा था कि उसमें कोई एटम भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता था, और इसी कंडीशन को हम लोग सिंगुलैरिटी बोल रहे थे। ठीक है, अभी देखो इस कंडीशन से जब बिग बैंग होता है, रैपिड एक्सपेंशन होता है। ठीक है, अब रैपिड एक्सपेंशन हुआ तो क्या हुआ, जहां पे स्पेस पहले ऑलमोस्ट जीरो थी, अब क्या हुआ, वो स्पेस खुद ही एक्सपेंड हो गई। ठीक है, ये दो, ये स्पेस एकदम जीरो था, अब ये स्पेस एक्सपेंड होता गया, अभी स्पेस क्रिएट हुई, और ये जो स्पेस क्रिएट हुई ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है, लगातार एक्सपेंड ही होता है, जितना हवा भरेंगे इसमें ये उतना एक्सपेंड करता जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये भी एक्सपेंड करता गया। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे हमने देखे कि ये जो डॉट्स थे, ये सारे डॉट्स क्या बता रहे थे, गैलेक्सी के बारे में बता रहे थे, ये सारे गैलेक्सीज थे। अब जैसे जैसे बलून फूला तो क्या हुआ, सारे डॉट्स एक दूसरे से दूर जाने लगे, कोई भी डॉट एक जगह पे सेंटर में नहीं है, अब जो डिस्टेंस था इन डॉट्स के बीच में, ये डिस्टेंस क्या हुआ, अब बड़ा होता गया, और एग्जैक्टली यही यूनिवर्स में हुआ था। और हमने देखा ये क्यों हुआ था, ये हुआ था एक्सपेंशन के बारे में, एक्सपेंशन के कारण ये चीज हो रहा था। ठीक है, उसके बाद हमने एक क्वेश्चन देखा, सबसे बड़ा क्वेश्चन, कि जब एक्सपेंशन हुआ तो टेम्परेचर कम क्यों होने लगा। ठीक है, बिग बैंग के बाद आखिर कूलिंग क्यों होने लगी, तो हमने क्या देखा कि एक्सपेंशन हुआ जिसके कारण क्या हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, सेम एनर्जी, अभी भी एनर्जी उतना ही है, इसमें कोई और एनर्जी नहीं आ रहा है, एक्सपेंशन के कारण वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, और उतना ही एनर्जी अभी भी है, और वही एनर्जी अब ज्यादा वॉल्यूम में स्प्रेड हो गया, एनर्जी स्प्रेड हुआ। अभी देखो एनर्जी स्प्रेड होने से क्या क्या चीजें होंगी। ठीक है, बड़ा वॉल्यूम बढ़ता गया, जैसे जैसे एक्सपेंड होता गया वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ता गया, एंड उस वॉल्यूम में जो एनर्जी पहले कॉम्प्रेस्ड फॉर्म में थी वो धीरे धीरे करके एक्सपेंड होने लगी, स्प्रेड होने लगी। ठीक है, अभी यहां से समझो, एनर्जी जब स्प्रेड होते गई तो इसकी जो डेंसिटी थी, ये डेंसिटी भी क्या हुई, कम हो गई, डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ एनर्जी, एनर्जी की डेंसिटी डिक्रीज होने लगी, और जैसे ही एनर्जी की डेंसिटी डिक्रीज होगी, हम लोग साइंस पढ़े हुए हैं ना, हम लोग क्या जानते हैं कि टेम्परेचर गिरना स्टार्ट हो जाता है, टेम्परेचर कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो देखो ये जो टेम्परेचर कम हो रहा है वो क्यों हो रहा है, एक्सपेंशन के कारण। ठीक है, एक्सपेंशन के कारण ही क्या हो रहा है कि ठंडा होना स्टार्ट हो गया। अभी देखो यहां पे हमने देखा कि एक्सपेंशन के कारण ये ठंडा होना स्टार्ट हो गया, तो अब ना आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर जो हम यूनिवर्स पढ़ रहे हैं, जो हम गैलेक्सी पढ़ रहे हैं, इन सब में मैटर्स देख रहे हैं ना, मैटर क्या होता है, एनर्जी को तो हम देख नहीं पाते, हम देखते क्या, जो आंखों से हमें दिख रहा है।
आपके आगे भी बहुत सारे मैटर होंगे, आप उन सबको देखो। जैसे मेरे आगे आईपैड है, मेरे आगे आई पेंसिल है, मेरे आगे फोन है, ठीक है। तो ये सारे क्या मैटर। अभी देखो, हम यहाँ पे समझेंगे आखिर से, जब वो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का फॉर्म था, सिंगुलैरिटी का जो हम देख रहे थे, उसमें क्या दिख रहा था, ये बहुत ही छोटा हॉट एंड डेंस पॉइंट है, ठीक है। एक पॉइंट से एनर्जी निकली और इस एनर्जी से मैटर बन गया। कैसे बना था मैटर? तो हम यही क्वेश्चन अब यहाँ पे आता है कि हाउ एनर्जी ट्रांसफॉर्म इन मैटर, एनर्जी मैटर में कैसे ट्रांसफॉर्म होता है। तो हम क्या देखते हैं, बिग बैंग के बाद, बिग बैंग क्या है, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन के बाद क्या होता है, हम तुरंत बाद देखते हैं कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई रहता है और एनर्जी भी बहुत ज्यादा हाई रहता है। लेकिन टाइम के साथ साथ ये टेम्परेचर कम होता जाता है, ठीक है। टाइम के साथ साथ क्या होता है कि हाई टेम्परेचर जो है अब धीरे धीरे कम होने लगा और एनर्जी लेवल भी क्या हुआ, डेंसिटी उसकी कम होती गई। तो एनर्जी कन्वर्ट होनी स्टार्ट हो गई। और किस चीज में कन्वर्ट हुई, मैटर में। अभी देखो, आप बोलोगे सर ऐसे ही बोल रहे हो कि कन्वर्ट हो जाती है। समझो, फिजिक्स का सिंपल रूल समझो। हाई टेम्परेचर पे कोई भी मैटर स्टेबली नहीं रह सकता है। और यूनिवर्स में भी हम क्या देख रहे हैं, पहले एनर्जी बहुत ज्यादा है, एनर्जी डोमिनेट कर रहा है। तो जब एनर्जी कम होगा तभी तो वो कन्वर्ट होगा। हम लोग आइंस्टीन का एक ये याद है ना, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, पढ़े है ना ये वाला, ये भी इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ठीक है। अभी देखो, यूनिवर्स पहले क्या था, एनर्जी डोमिनेटेड। अब क्या हुआ, जब ये एनर्जी धीरे धीरे करके कम होते गई, तो कम होने के कारण क्या हुआ, ये एनर्जी कन्वर्ट हो गई किसमें, मैटर में। ये एनर्जी कन्वर्ट हुई किसमें, मैटर में। अभी देखो, डायरेक्ट मैटर नहीं बनता है, ये भी ध्यान रखना। जैसे जैसे यूनिवर्स ठंडा होता गया, यूनिवर्स कूल होता गया, एनर्जी लेवल कम होता गया, ठीक है। अभी देखो, जब एनर्जी लेवल कम होता गया, तो एनर्जी क्या है, एनर्जी एंड मैटर, ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों इंटर कन्वर्टिबल होते हैं, ठीक है। अब एनर्जी कम होता गया, एनर्जी कम होने से क्या हुआ, एनर्जी अब मैटर में कन्वर्ट होने लगी। और यही चीज हम एनर्जी को मैटर के जो एनर्जी है, एनर्जी को अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो ये मैटर जो है, ये एनर्जी में भी एक टाइम पे कन्वर्ट हो जाती है। इसीलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं इंटर कन्वर्टिबल। ये फिजिक्स का सिंपल रूल है। अब इस रूल में ज्यादा नहीं घुसना है आपको, बस ये समझाने के लिए था। अभी देखो, हमने देखा कि एनर्जी मेरा जैसे जैसे कम होता गया, वैसे ही वो मैटर में कन्वर्ट होती गई, ठीक है। तो अब एनर्जी कम होने के कारण जब मैटर में कन्वर्ट हो गई, तो ये जो कन्वर्जन है, क्या ये तुरंत एक बार में हो जाता है, ऐसा तो नहीं है। ये कन्वर्जन स्टेप बाय स्टेप होता है। पहले पार्टिकल बनते हैं, पार्टिकल बनने के बाद एटम बनते हैं, एटम बनने के बाद मैटर बनता है। ये एक प्रोसेस है। देखो, अब हम लोग ना पहले स्टेप वन देखेंगे। स्टेप वन में क्या है? सबसे पहले जब एनर्जी से मैटर बन रहा है, जब एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हो रहा है, तो सबसे पहले क्या बनता है, सबसे पहले स्टेप वन में बनता है सब एटॉमिक पार्टिकल। और ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं ना, ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। अभी देखो, जब सब एटॉमिक पार्टिकल बना, उसके बाद स्टेप टू क्या होगा, स्टेप टू में हम देखेंगे कि ये सब एटॉमिक पार्टिकल कैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बना रहे हैं। याद होगा, एटम केमिस्ट्री में पढ़ा था, बस वही चीज यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देख रहे हैं, उसी के थ्रू हम ये चीज समझ रहे हैं। अभी देखो कि ये जो बेसिक सब एटॉमिक पार्टिकल थे, ये पार्टिकल क्या हुआ, कंबाइन हुए, एक दूसरे के साथ कंबाइन हुए, और कंबाइन होके क्या बनाए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। अभी देखो, एटम में क्या क्या चीजें होती है, एटम बनता कैसे, ये तो हमने पढ़ा था, बस वही यहाँ पे है। अभी क्या है, जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बने, अभी क्या है कि प्रोटॉन के साथ इलेक्ट्रॉन मिलता है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बनाता है, एटम। और यही है स्टेप थ्री, फॉर्मेशन ऑफ एटम। क्या हो रहा है यहाँ पे प्रोटॉन के साथ इलेक्ट्रॉन मिल रहा है और एटम बना रहा है, ठीक है। और इस टाइम पीरियड में देखोगे, जो मेनली बन रहे थे, अभी देखो, जब एटम बनेंगे, एटम क्या होंगे, एक साथ घूमना स्टार्ट कर देंगे, और ये घूमते घूमते मॉलिक्यूल फॉर्मेशन स्टार्ट करेंगे,
ठीक है। और उस टाइम पे मेनली कौन कौन से मॉलिक्यूल बनते हैं? हाइड्रोजन और हीलियम। बहुत ज्यादा अमाउंट में उस टाइम पे हाइड्रोजन और हीलियम बन रहे थे। देखो, यूनिवर्स में पहली बार कोई स्टेबल चीज कहां पे बनता है? स्टेबल चीज बनता है एटम। और यहीं से हम लोग क्या देखेंगे कि जब एटम बनता है उसके बाद हम लोग गैलेक्सी का फॉर्मेशन देखेंगे कि आखिर एटम से गैलेक्सी कैसे बना। हर इंसान के दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा ना। अभी हम लोग क्या देखे, जीरो से देख रहे हैं, जब कुछ नहीं था। और वहां से हमने देखा बिग बैंग थियरी, उसके बाद एनर्जी, उसके बाद एनर्जी कम होते गई, वो मैटर में कन्वर्ट हुआ। अब मैटर, पहला मैटर क्या बना? एटम। एटम तो बन गया, लेकिन गैलेक्सी कैसे बनी? अब हम इस चीज को समझने वाले हैं। देखो, ये जो एटम्स बने ना, ये एटम्स क्या थे कि पूरी तरह से पूरे के पूरे यूनिवर्स में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्या रीजन था? क्या था ना कि कुछ जगह पे बहुत ज्यादा एटम थे, कुछ जगह पे बहुत कम एटम्स थे। क्यों? ऐसा क्या रीजन था? समझो, ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी एक बहुत बड़ा रीजन था। जहां पे ज्यादा ग्रेविटी थी वहां पे ज्यादा एटम्स थे, जहां पे कम ग्रेविटी थी वहां पे क्या है? कम एटम्स थे। ठीक है, अब यहां से हमारा बेसिक पूरी तरह से स्टार्ट हो जाता है। ग्रेविटी ने क्या किया? एटम्स को अट्रैक्ट किया। और जब एटम्स अट्रैक्ट हुए तो उसके बाद क्या बना? एक ह्यूज गैस का क्लाउड। और इसी गैस के क्लाउड को क्या बोल रहे हैं हम लोग? गैलेक्सी। और हमारा जो गैलेक्सी है मिल्की वे, जहां पे हमारा सोलर सिस्टम है, ठीक है, उस गैलेक्सी का फोटो देखो, ऐसा दिखता है। अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे? ये सारे क्या है? ये सारे गैस के क्लाउड्स हैं जो क्या हो रहे हैं? रोटेट हो रहे हैं। रोटेट होते हुए दिख रहा है आपको यहाँ पे? इस पिक्चर को अच्छे से देखो, यहाँ पे ये क्या है? गैस का क्लाउड है जो रोटेट हो रहा है। अभी समझो, ये जो गैलेक्सी फॉर्मेशन होता है, ठीक है, हम क्या देखें कि पहले यूनिवर्स बना, यूनिवर्स से क्या बना? गैलेक्सी बना। अब इस गैलेक्सी से जो सोलर सिस्टम होता है ना, जो स्टार्स के बारे में पढ़ेंगे, स्टार बनेगा तब तो सोलर सिस्टम बनेगा। तो अब स्टार कैसे बना? हम यहाँ पे देख चुके हैं कि हमारा जो मिल्की वे है, हमारा जो गैलेक्सी है, वो गैलेक्सी कैसे बना। अब हम लोग समझेंगे कि स्टार्स और सोलर सिस्टम कैसे बना। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ स्टार एंड सोलर सिस्टम। अब इस चीज के लिए हम लोग वापस जाते हैं, कहा? इमैनुअल कांत के थ्योरी पे। और उस थ्योरी में क्या बताया गया था? उस थ्योरी में नेबुलर हाइपोथेसिस बताया गया, जो हमें वहां पे समझ नहीं आया था। अब हम उसको यहाँ पे समझें। नेबुलर हाइपोथेसिस क्या बताता है? नेबुलर हाइपोथेसिस बताता है नेबुला के बारे में। और ये नेबुला क्या है? नेबुला बेसिकली गैस और डस्ट का एक क्लाउड है जो कि स्पेस में फ्लोट कर रहा है। ठीक है, और जब वो स्पेस में ऐसे ही थोड़ी फ्लोट कर रहा है, इधर जा रहा है उधर जा रहा है, ऐसा नहीं। स्पेस में वो फ्लोट कर रहा है लेकिन ग्रेविटी से बाउंड होके। ठीक है, वो क्या कर रहा है? ग्रेविटी के साथ बाउंड होके फ्लोट कर रहा है। एंड इसी फ्लोटिंग के साथ साथ धीरे धीरे करके स्पिनिंग स्टार्ट होता है। ठीक है, आप खुद ही सोचो ना, कोई स्मोक जैसा कुछ है, ठीक है, अब स्मोक जैसा एक मैसिव ह्यूज क्लाउड बन जाता है। और ये क्लाउड ग्रेविटी के कारण खिंचा चला जाता है। और उस खींचने के कारण क्या होता है? ये धीरे धीरे करके स्पिन करना स्टार्ट कर देता है। और यहीं से हम लोग क्या होगा? सोलर सिस्टम के बारे में समझेंगे। ये जो नेबुला था, ये जो गैस का क्लाउड था, ये क्लाउड ग्रेविटी के कारण खिंचता है। ठीक है, ग्रेविटी के कारण अट्रैक्ट होता है। और इसी अट्रैक्ट होने के कारण क्या होता है? ये नेबुला कोलैप्स होने लगता है। और ये कोलैप्स क्यों हो रहा है? ग्रेविटी के कारण। और ये नेबुला कोलैप्स होके ग्रेविटी के कारण अट्रैक्ट होता है किस साइड? इनसाइड मूवमेंट स्टार्ट कर देता है, अंदर की तरफ मूवमेंट स्टार्ट कर देता है। अभी देखो, अंदर की तरफ जब मूवमेंट स्टार्ट कर देता है ना, इसके कारण क्या होता है? रोटेशन होने लगता है। रोटेशन, और ये धीरे धीरे करके स्पिन करने लगता है। ठीक है, अब जब ये स्पिन होगा, जब आप देखोगे कोई भी चीज लगातार घूमता रहेगा, ठीक है, तो उस चीज के अंदर जो डेंसर मटेरियल होंगे, ठीक है, जिसका मास बहुत ज्यादा होगा, वो क्या होगा? सेंटर की तरफ आके धीरे धीरे जमा होता रहेगा। ये देखा है ना? कभी देखो, बाल्टी में पानी लो, उस पानी में हाथ डालो, उस हाथ को घुमाते रहो चारों तरफ, बाल्टी के चारों तरफ, और देखना धीरे धीरे करके बाल्टी के बीच में गड्ढा होता जाएगा और वो गड्ढा नीचे तक दिखेगा।
अगर बाल्टी में पानी के साथ कुछ और भी मिला हो, जैसे कि आप समझ लो सैंड मिला हुआ, तो वो सैंड क्या होगा, बीच में जाके स्टोर होने लगेगा। और क्यों होने लगेगा? क्योंकि उस सैंड का जो मास है वो ज्यादा है। अब क्या हुआ, सेंटर हैवी बन जाता है। क्यों? क्यों? वहां पे जो ज्यादा मास के मटेरियल होते हैं वो जाके स्टोर होने लगते हैं। ठीक है। और जहां पे ज्यादा मास का मटेरियल जाके स्टोर होगा, अभी तो पानी में नहीं है, पानी में अगर नहीं है और कोई मटेरियल जो कि जिसका कि मास बहुत ज्यादा है, जब वो सेंटर में जाके स्टोर होने लगेगा, तो सेंटर क्या होगा, बहुत ही ज्यादा हैवी बन जाएगा। और जब वहां पे इतना ज्यादा मास वाली चीजें होंगी, मास मटेरियल होंगे, तो इसका क्या होगा कि टेम्परेचर और साथ ही साथ प्रेशर, ये दोनों बढ़ने लगेगा। और वही होता है, यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बढ़ने लगता है। और इसके कारण क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। और न्यूक्लियर रिएक्शन के कारण हम देखते हैं सन बन जाता है, सन का फॉर्मेशन हो जाता है। देखो ये जो प्रोसेस है, यहाँ पे क्या है, हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, पहले नेबुला कोलैप्स होता है, किसके कारण, ग्रेविटी के कारण। ठीक है। अब उसके बाद क्या हो रहा है कि वो जो जो ऐसे मटेरियल थे जिसका मास ज्यादा था, जो डेंसर मटेरियल थे, वो अंदर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देती है। और जिसके कारण क्या होता है, रोटेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। और इस स्पिनिंग में, इस रोटेशन में क्या होता है कि जो मास होता है वो सेंटर में जाके जमा होने लगता है। और सेंटर क्या होता है, बहुत ही ज्यादा हैवी बन जाता है। और जब सेंटर हैवी बन गया, वहां पे क्या होता है, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण की न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। और इसी न्यूक्लियर रिएक्शन से क्या बनता है, सन। अब आप बोलोगे सर ऐसा हर जगह पे होगा कि न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा? नहीं ना। आप उस टाइम पे देखो तो जो ज्यादा अमाउंट में थे वो क्या थे, हाइड्रोजन और हीलियम। और जब इनके साथ ऐसा होगा, तब तो न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट हो ही जाएगा। अब यहां से समझो, ज्यादा साइंस में नहीं घुसना है, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, थोड़ा साइंस तो समझना भी पड़ेगा। अब क्या हुआ कि हमारा सन फॉर्म हो गया। ठीक है। और सन क्या है, एक स्टार है। अब स्टार का फॉर्मेशन हम लोगों ने देख लिया। अब जब स्टार बन गया, अभी देखो, अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया है, तो हम लोग थोड़ा एक पिक्चर देखेंगे। ठीक है। ये क्या है, ये सुपरनोवा है। ठीक है। ये क्या है, जाइंट क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट है। और अब क्या हुआ कि अपना नेबुला क्या हुआ, कोलैप्स हो गया। एंड कोलैप्स होने के कारण अभी देखो कैसा था, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसका शेप देखो, लेकिन दूसरे स्टेज में ही इसका शेप क्या हुआ, आपको देखेगा कि ये स्पिन कर रहा है। ठीक है, अंदर की तरफ, और धीरे धीरे करके सेंटर में जा रहा है। और यहाँ इसके कारण क्या हो रहा है, जो जिस मटेरियल का मास ज्यादा था वो क्या हो रहा है, सेंटर में जाके स्टोर होने लगा। ठीक है। और इसी के कारण क्या हो रहा है, आपको दिख रहा है कि एक फ्लैटन रोटेटिंग डिस्क बन गया। ठीक है। और इस डिस्क के बनने के कारण जब चीजें जो जिस मटेरियल का मास ज्यादा होता है, डेंसर मटेरियल जब सेंटर में चले जाता है, वहां पे क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्टार। यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट हो गया। यहाँ पे प्रोटोस्टार जो था वो इग्नाइट हो जाता है, और फिर सन का फॉर्मेशन हो जाता है। अभी सन के फॉर्मेशन के बाद क्या है, प्लेनेट का फॉर्मेशन, इस पार्ट में ये भी हम यहाँ पे समझने वाले हैं। अब इसको भी कैसे समझेंगे, देखो अब क्या है, हम लोग फॉर्मेशन ऑफ प्लेनेट देखते हैं। अभी देखो, जो डेंसर मटेरियल थे वो तो सेंटर में चले गए। ठीक है। लेकिन उसके बाद भी कुछ लाइट मटेरियल रहते हैं जो अभी भी यहाँ पे देखोगे कि रोटेट कर ही रहे हैं। सेंटर में तो मटेरियल जा ही रहा है, जो यहाँ पे डेंसर मटेरियल थे वो तो यहाँ चले गया, जिसके कारण कि यहाँ पे प्रोटोस्टार इग्नाइट हो जाता है, यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अभी भी कुछ चीजें घूम रही है। ये क्या है, ये सब लाइटर मटेरियल। अब ये जो लाइटर मटेरियल है, ये लाइटर मटेरियल क्या होते हैं, कंटिन्यू रोटेट करते रहते हैं उस रिंग में। एंड धीरे धीरे करके क्या होता है, एक क्लम्प्स बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। अभी देखो, ये जो घूम रहा है ना, ये जो डिस्क देख रहे हो ना, यही डिस्क यहाँ पे देखो, ये घूम ही रहा है, और धीरे धीरे करके इस तरह से एक शेप लेने लगता है। ठीक है। जो लाइटर मटेरियल होते हैं वो एक शेप में जाने लगते हैं, और उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, उसी क्लम्प को क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं प्लेनेट। और अभी भी देखो उसी तरह से घूम रहा है। अगर आप थोड़ा सा समझना चाहते हो ना ज्योग्राफी को, तो पूरा ना दिमाग खुला रखना। आप देखो ये अभी भी स्पिन कर ही रहा है, लेकिन अब क्या है, जैसे जैसे ये क्लम्प्स बनते गए, ये प्लैनेट्स बनते गए, ये प्लैनेट क्या हुआ, एक मास इसका भी हो गया, और ये अट्रैक्टेड है सन की तरफ।
क्यों? ग्रेविटी के कारण कि सन का जो ग्रेविटी है वो बहुत ही ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? सन के पास 99% ज्यादा डेंसर मटेरियल है एज कंपेयर टू दीज प्लैनेट्स। इसके कारण क्या होता है? इसकी ग्रेविटी भी ज्यादा है, और इसकी ग्रेविटी ज्यादा है, इसके कारण ये सारी सन के चारों तरफ घूम रही है। ठीक है, अभी देखो सन बन गया। सन बनने के कारण क्या हुआ? जो बचा हुआ मटेरियल जो अभी भी रिंग में घूम रहा था, वो धीरे धीरे करके क्लम्प्स बनते गए, और इसी क्लम्प्स को हम प्लैनेट कहते हैं। ठीक है, और हम यहाँ पे ये भी देख लिए कि आखिर प्लैनेट सन के चारों तरफ क्यों घूम रहे हैं, क्यों रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं ये जो प्लैनेट बना, इसी प्लैनेट के बारे में जो पहले से बात हो रहा है, जब इमैनुअल कांत की थ्योरी हम लोग पढ़े थे, अब वहां पे कि अर्थ का ओरिजिन कैसे होता है। ठीक है, लगभग 4.6 बिलियन ईयर अगो क्या होता है कि अर्थ क्या होता है? एक बर्निंग लावा बॉल की तरह होता है। जिस तरह से यहां देख रहे हो ना, सन अभी भी जल रहा है, यहाँ पे अभी भी न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है, इसी तरह से 4.6 बिलियन ईयर अगो सन का भी अर्थ का भी यही हाल था। अर्थ भी उसी तरह से एक लावा बॉल की तरह था। ठीक है, जहां पे बहुत सारे एक्टिव वॉल्केनोस थे। कोई एयर नहीं था, कोई वाटर नहीं था, कोई लाइफ नहीं था। ठीक है, अर्थ क्या था? एक जलता हुआ लावा बॉल था। अब इसी ये जो स्टेज है, इसी स्टेज को कहते हैं हम लोग मॉल्टन अर्थ स्टेज। ठीक है, इस स्टेज को हम लोग कह दिए मॉल्टन अर्थ स्टेज। आखिर देखो, जब अर्थ अपने मॉल्टन स्टेज में था, तो इस स्टेज से इसमें लेयर्स कैसे बने, और आज के टाइम में जिस अर्थ पे हम रहते हैं वो अर्थ कैसे बना, उस प्रोसेस को भी देखना पड़ेगा ना, तभी तो समझ में आएगा सब कुछ। अभी देखो, इसी में हम लोग क्या समझेंगे कि अर्थ का लेयर कैसे बना। देखो, जब अर्थ मॉल्टन स्टेज में था, ठीक है, जब इस स्टेज में था, तो इस स्टेज के बाद लेयर्स कैसे बनी। ठीक है, हम इसी चीज को देखने वाले हैं। मॉल्टन अर्थ से लाइफ, आज जिस अर्थ पे रहते हैं जहां पे लाइफ है, वो कैसे बना। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डेंसिटी डिफरेंस के बारे में समझेंगे। ये डेंसिटी डिफरेंस क्या है, जो हम लोगों ने सन के टाइम भी देखा था। जो डेंसर मटेरियल थे वो सेंटर में जाते थे। ठीक है, उसी तरह से जब ये अर्थ मोल्टन स्टेज में था, तो इस स्टेज में जो डेंसर मटेरियल थे, ठीक है, वो भी क्या हुए? वो सेंटर की तरफ जाने लगे। जो हैवी मटेरियल थे वो भी क्या हुआ? सेंटर की तरफ सिंक होते गए, जैसे कि आयरन। ठीक है, आयरन क्या हुआ? सेंटर की तरफ सिंक होता चला गया। और जो लाइट मटेरियल थे, उससे क्या बना? हमारा सरफेस, हमारा लिथोस्फेयर, हमारा क्रस्ट। ठीक है, अभी देखो, डेंसर मटेरियल सिंक हो गए, अंदर चले गए, और जो लाइटर मटेरियल थे ऊपर रह गए, फ्लोट करते रह गए। ठीक है, जिससे हमारा सरफेस बना। अब यहां से समझो, जैसे जैसे हमारा जो अर्थ है वो ठंडा होता गया, तो वो क्या हुआ? हमारा आउटर क्रस्ट भी फॉर्म करता गया। हमारा जो ऊपर वाला लेयर है वो लेयर भी बनती रही। अर्थ में क्या देखे? सेंटर में क्या है? आयरन है, निकल है, इस तरह के जो मटेरियल थे वो सेंटर की तरफ चले गए, और लाइट मटेरियल से सरफेस बना। एंड ये जो प्रोसेस है ना, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएशन का प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर कभी पूछा जाए तो आप इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, अभी देखो, डिफरेंशिएशन प्रोसेस के बाद क्या होता है, हम लोग इसके बाद ये भी समझेंगे कि मून कैसे बना। जब अर्थ हीटेड अर्थ था, मॉल्टन स्टेट में था, तो क्या हुआ ना, इसी से कुछ मटेरियल क्या हुए? सेपरेट हो गए। ये भी रिवॉल्व कर रहा था, और इसी स्टेज में क्या होता है कि कोई उल्का पिंड गिरा होगा, जिससे क्या हुआ? कोई मटेरियल अर्थ का वो सेपरेट हो गया। एंड सेपरेट होने के बाद क्या हुआ? वो अर्थ से ज्यादा दूर नहीं गया था, और अर्थ की ग्रेविटी के सर्कल में फंस जाता है, और फिर वो अर्थ के अराउंड घूमना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, और अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करना स्टार्ट कर देता है। किस कारण से? ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। ठीक है, अभी देखो, इसके बाद क्या होता है। यहाँ पे हमने मून का भी देख लिया, हमने यहाँ पे अर्थ का भी देख लिया, इवोल्यूशन कैसे हुआ, सरफेस कैसे बना। ठीक है, अब आते हैं कि एटमॉस्फेयर। अभी तक हम देख रहे थे अर्थ पे कोई एयर नहीं था, अर्थ पे कोई वाटर नहीं था, और मॉल्टन स्टेज में अर्थ का जो हालत था वहां पे क्या था? हीलियम और हाइड्रोजन प्रेजेंट थे। लेकिन आज के टाइम पे हम क्या देखते हैं? अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसमें ज्यादा से ज्यादा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। तो ये चेंज कैसे आया? अर्ली स्टेज में जब हाइड्रोजन और हीलियम था, तो ये चेंज कैसे आया?
इसी चीज को हमें समझना है। ये जो चेंज है ना, ये भी एक इवोल्यूशन के कारण आया है। और ये इवोल्यूशन क्या है? ये इवोल्यूशन 3 स्टेज इवोल्यूशन है। हम देख रहे हैं कि पहले कोई एटमॉस्फेयर नहीं था, कोई ऑक्सीजन नहीं था, वॉल्केनोज लगातार थे। तो जब अर्थ मोल्टन स्टेज में था और फिर वहां से धीरे धीरे करके ठंडा होता गया, तो ठंडा होने के बाद भी क्या है ना, कि अर्थ में बहुत सारे एक्टिव वॉल्केनोज थे और उस वॉल्केनोज से लगातार वॉल्केनिक इरप्शन होते रहते थे। और जब वॉल्केनिक इरप्शन होते थे ना, तो उसके साथ क्या होता था, बहुत सारे वाटर वेपर, CO2, नाइट्रोजन, इस तरह की चीजें बाहर निकलती थी। ये सारी गैसेस बाहर निकलती थी। ठीक है। एंड इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वॉल्केनिक आउट गैसिंग। ठीक है। अभी हम इसके बारे में बात किए, देखो यहां पे बता देते हैं। क्या था कि जब हमारा अर्थ कूल होना स्टार्ट होता है, ठीक है, ठंडा होना स्टार्ट हुआ, तो इसके कारण क्या हुआ, इवोल्यूशन ऑफ प्रेजेंट एटमॉस्फेयर ये स्टार्ट हुआ। जो हमारा प्रेजेंट एटमॉस्फेयर आज के टाइम पे है, ये एटमॉस्फेयर बनना स्टार्ट हुआ। कैसे बना? तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे वाटर वेपर, नाइट्रोजन, CO2, मीथेन, अमोनिया और बहुत लिटिल अमाउंट में फ्री ऑक्सीजन, ये सब वॉल्केनिक इरप्शंस में बाहर आ रहे थे। देखो, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे थे, वॉल्केनिक आउट गैसिंग। अभी देखो कि जैसे जैसे अर्थ हमारा ठंडा होता गया, वैसे वैसे अर्थ का जो प्रीमोर्डियल एटमॉस्फेयर था, ये खत्म होता गया। पहले की जो हालत थी, जहां पे हाइड्रोजन और हीलियम बहुत ज्यादा अमाउंट में थे, वो धीरे धीरे करके कम होता गया। हमारा जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ है, अंदर वाला हिस्सा, ये बहुत ही ज्यादा गर्म था। ठीक है। और बाहर का जो हिस्सा था, वो धीरे धीरे करके ठंडा हो रहा था। और जिससे क्या हुआ कि एटमॉस्फेयर का इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। और टाइम के साथ साथ हमारा जो एटमॉस्फेयर है, वो मॉडिफाई होता रहा और आज जिस एटमॉस्फेयर में हम लोग रह रहे हैं, उस एटमॉस्फेयर तक पहुंचता है। और इस चीज में सबसे बड़ा प्रोसेस जो होता है, वो होता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। अभी बहुत क्लैरिटी के साथ समझेंगे ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहां से आया। ठीक है। अभी देखो, वॉल्केनिक आउटगैसिंग हुई। एल वॉल्केनिक आउटगैसिंग के कारण वाटर वेपर बाहर आ रहे हैं, CO2 बाहर आ रहे हैं। ठीक है। अब उसके कारण ओशियन का ओरिजिन होता है। अब उसके कारण ओशियन का ओरिजिन कैसे होता है, समझो। जब लगातार वॉल्केनिक इरप्शन हो रहे हैं, अर्थ का आउटर एरिया, आउटर सरफेस, ये ठंडा होता जा रहा है। तो जब ये एक अमाउंट पे जाके इतना ठंडा हो गया कि जो वाटर वेपर वॉल्केनिक इरप्शन के थ्रू बाहर आ रहे हैं, ये वाटर वेपर कंडेंस हो जाए। तो जब ये वाटर वेपर, इतना टेम्परेचर कम हो गया कि ये वाटर वेपर कंडेंस होने लगा, तो इसके कारण क्या हुआ, अर्थ के कूलिंग के कारण वाटर वेपर कंडेंस हुआ। एंड कंडेंस होने के कारण क्या हुआ, रेनफॉल हुआ। और ये जो रेनफॉल है, ये स्टोर हो गया कहाँ, अर्थ के सरफेस पे, जिसको आज हम लोग ओशन की तरह देखते हैं। देखो ये ना थोड़ा फास्ट है, इसमें बहुत बड़ा प्रोसेस है, जिसको कि हमें इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। आपको ज्योग्राफी जो PSC के लिए करना है, इसीलिए बस इतना ही करना है। ठीक है। अभी देखो ओशन बना, एंड ओशन बना, हम देखिए ओशन बनने के बाद क्या होता है। ओशन जब बनता है, पहले एटमॉस्फेयर बना, एटमॉस्फेयर के बाद क्या हुआ, ओशन बना। एंड ओशन के बाद लाइफ का ओरिजिन होता है, कहां पे, अर्थ में। और ये जो लाइफ का ओरिजिन होता है, वो कहां से होता है, वो होता है ओशियन से। आखिर लैंड से क्यों नहीं होता है, क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में ना। ओशन भी है, लैंड भी है, लेकिन लाइफ का ओरिजिन ओशियन से ही क्यों हुआ। देखो उस टाइम पीरियड में भी जब टेम्परेचर कम हो चुका था, उसके बाद भी जो लैंड का टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम था फॉर इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। ठीक है। जो हम देखते हैं केमिकल रिएक्शन होना चाहिए, वो केमिकल रिएक्शन होने के लिए भी वो इनफ टेम्परेचर नहीं था, उसके लिए वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर था। और लैंड बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल था, लगातार वॉल्केनिक इरप्शन हो रहे थे। ठीक है। और ओशियन जहां पे पानी है, ये क्या था, ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल था, जहां पे केमिकल रिएक्शन पॉसिबल थी। ठीक है। अभी देखो, हम लोग जो यहाँ पिक्चर देखे थे, इस पिक्चर में फॉर्मेशन ऑफ प्लेनेट, प्लेनेट कैसे बने। एंड इसी पिक्चर के बाद हम लोग ना अभी एक और पिक्चर देखेंगे, जहां पे हम लोग देखेंगे कि आखिर ओशन का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है। पहले हम लोग एक पिक्चर देख लेते हैं। देखो ये है पिक्चर।
क्या है कि अर्ली अर्थ जो हमारा पहले का अर्थ था वो क्या था, बहुत ही ज्यादा मॉल्टन फॉर्म में था, बहुत ही ज्यादा गर्म था। ये है हमारा मॉल्टन फॉर्म। और फिर वॉल्केनिक डीगैसिंग होती है, जिसके कारण क्या होता है, एटमॉस्फेयर का जन्म होता है। और एटमॉस्फेयर बनने के साथ साथ क्या होता है कि अर्थ का जो आउटर सरफेस है इसका टेम्परेचर धीरे धीरे करके कम होने लगता है, और इस लेवल तक कम हो जाता है जहां पे इसके कारण जो वॉल्केनिक इरप्शन के कारण जो वाटर वेपर आ रही है, ठीक है, उस वाटर वेपर का कंडेंसेशन पॉसिबल हो पाया। एंड जब वो पॉसिबल हो पाया, कंडेंसेशन हुआ, उसके कारण क्या हुआ, हैवी रेनफॉल हुई। और इसी रेनफॉल के कारण क्या हुआ, ओशन बना। देख रहे हो, मॉल्टन अर्थ, वाटर वेपर, कंटिन्यूड कूलिंग, एंड फिर ओशन बना। एंड जब ओशन बनता है तो आप देखो ओशन में क्या हो रहा है, लाइटनिंग, यूवी रेडिएशन, वॉल्केनिक हीट, ये सब चीज मिल रहा है। और एक ऐसा टेम्परेचर बना के रख पा रहा है, एक ऐसा स्टेबल टेम्परेचर क्रिएट कर पा रहा है जिसके कारण केमिकल रिएक्शन पॉसिबल हो पा रहा है। ठीक है, और ये केमिकल रिएक्शन जब पॉसिबल होता है उसके बाद फर्स्ट लाइफ का डेवलपमेंट होता है, कहाँ पे, अर्थ पे। और ये जो लाइफ होता है ये बहुत सिंपल होता है, बहुत ही ज्यादा माइक्रोस्कोपिक होता है, इतना छोटा होता है, केमिकल रिएक्शन से अगर कुछ बनता है। और क्या बनता है, सबसे पहले एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, और हम लोग जानते हैं इसको एनारोबिक बैक्टीरिया के नाम पे। और भी बहुत सारे प्रोसेस हैं, बट एनारोबिक बैक्टीरिया बनते हैं। और ये बैक्टीरिया लाइफ का पहला एग्जाम्पल है अर्थ के ऊपर। और फिर यहां से इवोल्यूशन होता है, और यहां से जो इवोल्यूशन होता है ना, उस इवोल्यूशन को हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जहां पे हम लोग बात करेंगे अर्थ के बारे में, इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ेंगे, फिर हम लोग एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे, हर एक चीज को अब डिटेल में पढ़ेंगे। आज का जो लेक्चर था ये सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन था, ये इंट्रोडक्शन था ओशियन का, ये इंट्रोडक्शन था एटमॉस्फेयर का, ये इंट्रोडक्शन था लाइफ ऑन अर्थ का। और आज का लेक्चर सिर्फ इसलिए था कि आपको ये समझ में आए कि यूनिवर्स कैसे बना, यूनिवर्स से गैलेक्सीज कैसे बनी, एंड गैलेक्सीज से फिर सोलर सिस्टम कैसे डेवलप हुआ। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में जब हम लोग बात करेंगे हमारे सोलर सिस्टम के बारे में, फिर हम लोग बात करेंगे इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में। ठीक है, तो इसी तरह से करके आपको धीरे धीरे करके पूरी चीजें बहुत क्लियरिटी के साथ समझ में आएगी, जिस तरह से आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा। ठीक है, और अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। शेयर तब करना जब आपको लगे कि इससे किसी को फायदा हो सकता है। और अगर किसी को ये नोट्स चाहिए जो भी यहाँ पे बना हुआ है, आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलो। ठीक है, एंड टेलीग्राम चैनल पे मिलके आप ये नोट्स ले सकते हो। ये है मेरा टेलीग्राम चैनल बापू का बंदर, जिस पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो और आप मुझसे ये नोट्स ले सकते हो। ठीक है, थैंक यू।